हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, आज तो हम इसका बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और इसके धीरे धीरे एडवांस भी चलते चले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको दो चार टॉपिक पढ़ाए हैं, एक है मैट्रिक्स और एक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर करें, एनसीईआरटी का कुछ छूटे ना और इससे बाहर कुछ जाए ना। ठीक है, हमें कोई एडवांस नहीं पढ़ना है, कोई बिल्कुल लो भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या करना है, कवर एनसीईआरटी कवर करना है, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हो तो आप ऐसे वीडियो मत देखना मेरा, आप मेरे वीडियो को एक सीरियल वाइज में देखना। ठीक है, जैसे मैंने पहले मैट्रिक्स पढ़ाया है तो आप पहले मैट्रिक्स को देखें, फिर डिटर्मिनेंट्स को देखें, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आएँ। ठीक है, तो अभी कोई ज़्यादा दूर नहीं गए हम। ठीक है, अभी दो ही टॉपिक हुए हैं और आप अभी भी हमारे साथ अगर एक दिन में अपना कवर कर सकते हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो आप उसको कवर कर कर ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हो सकता है कि इस वीडियो को कई नए स्टूडेंट्स देखें जिन्होंने पहले नहीं देखा है। ठीक है, हो सकता है कई नए बच्चे जुड़े हमारे साथ, तो उनसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पहले ही कि अगर आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एसएससी के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी रणनीति पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो एसएससी का पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, पहले वाले एग्ज़ाम नहीं आते हैं। ठीक है, वो अब क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो ये सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो और कितना पढ़ना है। ठीक है, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है। मेरा यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी को लेकर एक वीडियो डला हुआ है, सबसे पहले आप वो देख लें, उसके बाद अपनी एक रणनीति बनाएं और उसके बाद तैयारी करना शुरू करें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे खुद के, एक एक क्वेश्चन का नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चन और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं और वो भी खुद के। ठीक है, तो एक मोटा रजिस्टर ले ले क्लासमेट का, उसमें बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो प्रॉपर्टी है सबको लिख कर एक एक को नोट्स बनाना है अपने। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे और यहीं से ही आएंगे। ठीक है, जब आपके सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो 500 क्वेश्चन का एक क्विज़ होगा, एक टेस्ट होगा, तब उससे बाहर तो आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, एक बार। दूसरा, आपको डेली आपको डेली 11 बजे सुबह, ठीक है, मैथ की क्लास हुआ करेगी। 11 बजे डेली सुबह मैथ की क्लास मिला करेगी लाइव। ठीक है, और 9 बजे रात को पॉलिटी की लाइव क्लास मिला करेगी। ठीक है, तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और एक एक पॉइंट समझाने के बाद आपसे पूछा करूंगा कि यहाँ कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ कोई समस्या। अगर समझ में आ जाता है तो नीचे वीडियो के नीचे लाइव चैट चल रहा होगा ऑप्शन, वहाँ पर यस लिखें। अगर वो नहीं समझ में आता वो पॉइंट तो वीडियो को रोक लें और लाइव चैट में जाएं और जो नहीं समझ में आया वो लिखना है। ठीक है, ये मत लिखना कि समझ में नहीं आया, जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो लिखना है, जो डाउट होगा वो लिखना है, वो इमीडिएटली उसी टाइम में उसको सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डेली आपको सुबह 11 बजे और रात के 9 बजे पॉलिटी के लिए रेडी रहना है। और जब भी वीडियो देखें कॉपी और रजिस्टर, ठीक है, कॉपी रजिस्टर और एक पेन अपना आराम से साथ में लेकर बैठें और आराम से वीडियो देखें और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, पॉलिटी को पहली बार में नोट्स नहीं बनाने हैं, पहले एक बार देखें उसके बाद नोट्स बनाएं, सेकंड बार देखने पर नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उनके समझ में ना आने की सिर्फ दो वजह हैं, या तो वो बीच में से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर देख रहे हैं रेगुलर तो उनका दिमाग वीडियो पे नहीं है। ठीक है, माइंड उनका और कहीं है। तो समझ ना आने की दो ही वजह हो सकती हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको कहीं इंस्टीट्यूट में भी नहीं बताई जाएंगी। इतनी बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने आपको प्लस माइनस भाग गुणा ये चीज़ें बताई थी।
अगर आपने मेरे पीछे वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों। और रही बात साइंस की, एनसीईआरटी साइंस की, तो इन दो टाइमिंग के बीच में आप कमेंट कर कर कोई भी एक टाइमिंग बता देना, उस टाइमिंग पर हम साइंस की क्लास भी रख लेंगे। ठीक है, चाहे वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई भी टाइमिंग आपको जो अच्छी लगे वो बता देना, उसमें आपको साइंस का वीडियो भी मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये आपने कमेंट करके बताना है कि साइंस का किस समय रखा जाए क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी फार्मूला बेस्ड है। इसमें आपको फार्मूला ज़रूर पता होने चाहिए इसके। ठीक है, फार्मूलाज ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि उसी बेस्ड है। बट अब प्रश्न आता है कि क्या फार्मूला पता होने से ट्रिग्नोमेट्री सोल्व हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला पता होना ही काफ़ी नहीं है। फार्मूला पता होने के साथ साथ हमें उसको अप्लाई करना आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है उसको अप्लाई करना, कि हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर हमें अप्लाई करना ही नहीं आया तब उस फॉर्मूले का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज बेसिक सा देखेंगे और कुछ थोड़े फॉर्मूले भी देखेंगे और कैसे बने हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो चीज़ें बताऊंगा वो नोट्स कर लेना और आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, जो मैं आज बताऊंगा, जो मैं प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले बताता हूँ ना, उसको एक अलग पेज पे लिखा करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन होते हैं उसका सॉल्यूशन एक नंबर डालकर अलग पेज पर लिखा करें। ठीक है, और जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करवाया, उसमें मैंने 20-20, 25-25, 30-30 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है ये है ट्रिग्नोमेट्री। मैं दिखा देता हूँ। इसके जो मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन तैयार किए हैं वो मुझे लगता है कि लगभग 59 के अराउंड है। ठीक है, और अभी इसमें 20 क्वेश्चन और ऐड करने हैं, लगभग 20 क्वेश्चन और ऐड करने हैं, तो टोटल मिलाकर हो जाएंगे 80। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इससे बाहर तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आया तो यहीं से फंसेगा। अगर उसकी वैल्यू रकम भी चेंज हुई तो कॉन्सेप्ट यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं, और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होंगे तो वो होंगे ही अलग से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लस 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस हट के तो बहुत होंगे। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और नंबर आपको वो स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मिल ही जाएगा। ठीक है, और उस स्ट्रेटजी वाली वीडियो का लिंक मैं आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने वो वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, उसी के बाद आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, तब उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे। ठीक है, त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, इसी के वर्ड में इसी में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब क्या होता है? मापना। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, 3 कोण हो, उसको मापना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाकर देखिए कि 3 कोण किस आकृति में होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्ग की, ये क्या है? एक वर्ग है। वर्ग में कितने एंगल हुए, कोण हुए? कोण का मतलब एंगल। ठीक है, 1, 2, 3 और एक ये 4। ठीक है, तो कितने कोण हुए? 4। अगर मैं आयत की बात करूं तो आयत में भी कितने कोण होते हैं? 4। ठीक है, तो 3 कोण किस में होते हैं? सिर्फ त्रिभुज में। ठीक है, तो 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में, 1, 2, 3। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हम त्रिकोणमिति के से हम जो मापन करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री से जो मेजरमेंट करते हैं वो स्पेशली किसका करते हैं? त्रिभुज का। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि जो त्रिभुज होता है वो भी कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, आपको 3 प्रकार का क्यों, कई प्रकार के होते हैं त्रिभुज भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, ये भी त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज ये हो गया, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और एक त्रिभुज ये हो गया, ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो कई टाइप के त्रिभुज हो सकते हैं। बट जो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम स्पेशल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसे। किसे? इसे। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है? उसका जो एक कोण होता है, एक कोण
कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जो ये वाला कोण होता है, ये वाला कोण, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से जो हम मेज़र करते हैं वो करते हैं हम समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री से केवल हम समकोण त्रिभुज का ही मेज़र कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए क्या, मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूँ, अगर मैं यहाँ से लंब डाल देता हूँ तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन गया है। देखिए ये वाला, ये भी 90 डिग्री का बन गया है, ये भी 90 डिग्री का बन गया है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दूँ और यहाँ से एक लंब खींच दूँ, ठीक है, तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम केवल समकोण त्रिभुज का ही मापन नहीं कर सकते, बल्कि सभी त्रिभुजों का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम केवल समकोण त्रिभुज से ही उसका मापन नहीं कर सकते। ठीक है, या कहीं हम केवल समकोण त्रिभुज का ही ट्रिग्नोमेट्री से मापन नहीं कर सकते, बल्कि सभी त्रिभुजों का भी मापन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा हम इतिहास देख लेते हैं कि इसकी इतिहास या फिर कहीं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की बात करें तो जो इसकी शुरुआत है वो बड़ी ही दिलचस्प थी, क्योंकि जो इसकी शुरुआत है वो भारत से ही हुई थी। और भारत में जो इसके खोजकर्ता थे वो थे महान मैथमेटिशियन, जिसका क्या नाम था, आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने ही इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, अब आर्यभट्ट ने क्या बताया था, आर्यभट्ट ने बताया कि जिस तरह एक परिवार होता है और परिवार में कई सदस्य होते हैं, इसी तरह एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज में भी कई सदस्य होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर जिस प्रकार एक परिवार होता है और परिवार में कई सदस्य होते हैं, आपको पता है ना, परिवार में तो कई सदस्य होते हैं, मम्मी होती है, पापा होते हैं, बहन, दादा दादी। ठीक है, और उसी प्रकार एक त्रिभुज भी क्या है, एक तरह का परिवार है और उसमें भी उसके कई सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अब जब आर्यभट्ट ने त्रिभुज की तुलना, समकोण त्रिभुज की तुलना एक परिवार से कर दी, तो उस परिवार के सदस्यों की गिनती करना भी ज़रूरी था। क्योंकि मान लीजिए एक परिवार होता है, परिवार में तो कई सदस्य हो सकते हैं, पर उसको काउंट तो कर सकते हैं ना कि 5 हैं, 10 हैं, 11 हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज के परिवार के सदस्यों की संख्या को भी ज्ञात करना था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो समकोण त्रिभुज होती है उसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 6 सदस्य होते हैं। अब वो 6 सदस्य कौन कौन हुए, तो उसकी जो ये 3 भुजाएं हुई। ठीक है, ये 3 भुजाएं हुई, 3 सदस्य तो ये हुए, और 3 सदस्य कौन, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ABC एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाएं, 3 क्या हैं, इसकी साइड्स जिसको भुजाएं कहते हैं, और 3 क्या है, इसके एंगल या कहें हम 3 कोण। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हुए, 6 सदस्य। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने कहा कि जो त्रिभुज होती है उसमें, त्रिभुज भी एक परिवार की तरह है और उसमें भी उसके सदस्य होते हैं, पर त्रिभुज में कुल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब जब उन्होंने ये बता दिया था कि जब जो समकोण त्रिभुज है वो एक परिवार है। ठीक है, और परिवार में आपको पता है कि संबंध होते हैं। कैसे संबंध, जैसे मान लीजिए एक परिवार है, आप खुद का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके परिवार में आप हैं, ठीक है, और आपके पापा हैं और आपकी मम्मी है। ठीक है, तो आपका और आपके पापा के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि आपका और आपके पापा के बीच में क्या संबंध होगा। देखिए मान लीजिए आप हैं और ये आपके पापा हैं। ठीक है, तो आपके आपके अनुसार ये कौन है, आपके पापा हैं। ठीक है, और आपके पापा के अनुसार आप कौन हैं, इनके बेटे हैं। ठीक है, या कहें हम पापा और आपके बीच में कितने संबंध हुए, 2 संबंध हुए। ठीक है, आपके अनुसार ये कौन है, आपके पापा हैं। ठीक है, और आपके पापा के अनुसार आप कौन हैं, इनके बेटे हैं। ठीक है, तो इनमें आपस में क्या हुआ, 2 संबंध हुए। ठीक है, जैसे अगर हम मम्मी के साथ निकालना चाहें, ठीक है, आपके पापा के अनुसार
ये इनकी क्या है, वाइफ है, ठीक है, और इनके अनुसार आपके पापा क्या हैं, हस्बैंड है, ठीक है। तो परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनका आपस में दो रिलेशन होते हैं हर व्यक्ति में, ठीक है, दो या दो से अधिक रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार त्रिभुज में भी जो उसकी भुजाएं हैं या फिर उसके कोण हैं उनके आपस में क्या होंगे, दो रिलेशन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसका इसके साथ रिलेशन है तो इसका इसके साथ भी उल्टा रिलेशन होगा, ठीक है। इसका इसके साथ रिलेशन है तो इसका इसके साथ भी एक उल्टा रिलेशन होगा, यानी कितने होंगे, दो रिलेशन जरूर होंगे, ठीक है, दो रिलेशन जरूर होंगे। अगर इसका इसके साथ रिलेशन है तो इसका इसके साथ भी रिलेशन होगा, ठीक है। तो कितने रिलेशन हुए, दो रिलेशन, ठीक है। तो अब जब इन्होंने ये बता दिया कि इसमें क्या है कि दो रिलेशन है, ठीक है, हर एक के क्या होता है, त्रिभुज में हर एक भुजा के एक दूसरे के साथ, जैसे परिवार में दो रिलेशन होते हैं वैसे ही त्रिभुज में भी हर भुजा के एक दूसरे के साथ कितने रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो अब इनके सामने समस्या थी कि जैसे परिवार में तो क्या होता है, परिवार में तो क्या होता है, नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए राम, श्याम, रोहन, अंकित, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, परिवार में सदस्यों के नाम होते हैं, ठीक है। तो अब इनके सामने दूसरी समस्या थी कि त्रिभुज में भी जो जिनको आपने सदस्य बताया है, जिनको आपने मेंबर बताया है, उनके नाम रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप त्रिभुज को एक परिवार कह रहे हो तो उसके परिवार के सदस्यों के नाम रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसके नाम भी रखे, उन्होंने क्या क्या नाम रखे वो देख लीजिए, ठीक है। अब मेरे को ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, आप इसको देखकर बताइए कि ऐसे लग रहा है कि जैसे जो इस पूरा समकोण त्रिभुज है इस पर स्थित है, ठीक है, इस पर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना कि जो ये पूरा त्रिभुज है इस भुजा पर बैठा हुआ है, इस पर आसन लगाए हुए बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो नाम दिया उन्होंने दिया आसन भुजा, ठीक है। इसका क्या नाम दिया उन्होंने, आसन भुजा, और इसको ही क्या कहते हैं हम, आधार, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, बेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और देखिए अब क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज जो होती है या कोई भी त्रिभुज होती है उसके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। उसके कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को बताएं कि समकोण त्रिभुज में तो पता है आपको जो ये कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, नमकोण समकोण 90 डिग्री का, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 180 में से 90 तो गए, 90 तो गए समकोण त्रिभुज में, क्योंकि एक का मान कितना होता है, 180। अब हमें इन दोनों का मान पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों के मान से ही इनका नाम निकलेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री का है, ठीक है, ये 30 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि 90 बचे हैं। अगर ये 10 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 80 का। अगर ये 40 का है तो ये कितने का होगा, 50 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये दो कोण बचे इनको क्या नाम दिया इन्होंने, न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्योंकि न्यून कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, एक बात। और जो ये भुजा थी, ये भुजा थी, इसको क्या नाम दिया, आसन भुजा, जिसको क्या कहते हैं, आधार, और इसी को क्या कहते हैं हम, बेस। ये सब आगे इनका संबंध आएगा, अगर आपने पढ़ रखा है कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इनका आगे हम पूरा रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे परिवार में क्या होता है, एक मुखिया होता है, जैसे परिवार में क्या होता है, सिर्फ एक ही मुखिया हो सकता है। जैसे आपका परिवार है, ठीक है, आपके परिवार में कितने मुखिया हैं, कितने हेड मेंबर हैं, एक ही है, ठीक है। उसी तरह क्योंकि अगर दो मुखिया हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि ये जो ये त्रिभुज होती है इसमें कोई मुखिया मुखिया नहीं होता, कभी आप ये सोच रहे हो कि किताब में तो मुखिया नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों मुखियों को आगे मैं लिंक कर दूंगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि आपने पहले अगर कहीं ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस प्रकार परिवार में एक मुखिया होता है उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में भी क्या होता है, एक मुखिया होता है। और वो मुखिया कौन होता है, वो मुखिया होता है कोण, एंगल, ठीक है। वो यहाँ भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, पर होगा एक ही, एक बार ये हो सकता है, एक बार ये हो सकता है,
हो सकता है, ठीक है। तो मुख्य कौन होता है इसमें? कोण। हेड कौन होता है? कोण। जैसे परिवार में एक मुख्य होता है, वैसे त्रिभुज में कौन होता है? कोण, ठीक है। अब इस भुजा का तो नाम हमने दे दिया था, ठीक है। और जो मुखिया होगा, मुखिया का मतलब समझ गए हो ना? कोण। कोण का मतलब थीटा, ठीक है। कोण का मतलब थीटा, यहाँ हम क्या बोलते हैं? थीटा। और जो कोण होगा, जो मुखिया होगा, जो मुखिया के सामने वाली भुजा होगी, जो मुखिया के सामने, जैसे ये मान लीजिए ये मुखिया है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली, ठीक है। अब मुखिया मतलब थीटा, थीटा मतलब कोण, ठीक है। अब जो मुखिया के सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? ये इसके मुखिया के क्या है? सामने है, तो ये क्या कहलाएगी? सम्मुख भुजा, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया हमने? लंब। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में दो मुखिया हो सकते हैं, या तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? वो एग्जामिनर क्वेश्चन में खुद बताएगा कि कौन सा समकोण है, ठीक है। एंगल कौन सा है, मुखिया कौन सा है, वो अपने आप बताएगा, थीटा कौन सा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये मुखिया होगा, ठीक है, तो मुखिया के सामने वाली भुजा, मुखिया के सामने वाली भुजा वो क्या कहलाएगी? सम्मुख भुजा, यानी परपेंडिकुलर, या कहीं हम लंब कहलाएगी, ठीक है। अगर मुखिया ये होगा, यानी थीटा ये दिया होगा यहाँ पर, अगर थीटा यहाँ दिया होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये। यहाँ अगर थीटा यहाँ दिया होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा ये, तो ये क्या कहलाएगी? सम्मुख भुजा। और ये क्या बन जाएगी? आसन भुजा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब और आधार दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, किस बेसिस पर? अगर वो सिर्फ थीटा के आधार पर, ठीक है। थीटा जहाँ दिया होगा उसके आधार पर हम लंब और आधार को, या कहें बेस और परपेंडिकुलर को, आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लंबी भुजा बची वो क्या कहलाई? कर्ण। उसको क्या नाम दिया? कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो उन्होंने 3 भुजाओं के नाम भी बताए और 3 किसके? कोणों के नाम भी बताए, क्योंकि जो त्रिभुज होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 ही सदस्य होते हैं ना, ठीक है। परिवार में तो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उनके सामने समस्या दूसरी थी। क्या समस्या थी? यह समस्या कहें या चुनौती कहें, एक ही बात है। अब चुनौती ये थी इनके सामने, अब दूसरी चुनौती क्या थी इनके सामने? कि जिस प्रकार परिवार के सदस्यों के बीच में हमने रिलेशन को स्थापित किया था, ठीक है, परिवार के सदस्यों के बीच में रिलेशन को स्थापित किया था। पहले तो आप बता दें, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप लाइव चैट में यस लिख दें। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो वो जो समस्या है वीडियो को रोककर वो लिख दें। समझ में आ गया तो यस लिख दें, अगर नहीं समझ में आया तो जो भी समस्या है वो लिख दें, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ अब, ठीक है। तो अब इनके सामने चुनौती थी कि जिस प्रकार परिवार में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पापा हैं, आप और पापा के बीच में 2 संबंध होते हैं, ठीक है। इनके लिए आप इनके बेटे हो, सॉरी, इनके लिए आप आपके पापा हो, और आप आपके पापा के लिए आप क्या हैं? बेटे हैं, ठीक है। तो जैसे परिवार के सदस्यों में 2 संबंध होते हैं, वैसे ही जो त्रिभुज है इनमें भी क्या होता है? आपस में 2 संबंध होते हैं। और ये आपस में कौन कौन? अगर हम बात करें कर्ण की, कर्ण पता चल गया आपको, लंब का भी पता चल गया और आधार का भी पता चल गया, ठीक है। तो कर्ण, लंब और आधार, इनके बीच में आपस में क्या होता है? 2-2 संबंध होते हैं। उनको कैसे बताया उन्होंने, ठीक है। उसके लिए उन्होंने 6 नाम बताए। जैसे पहला नाम बताया उन्होंने जया, ठीक है। और दूसरा नाम बताया कोज्या, और तीसरा नाम बताया स्पर्शजया। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में अभी हम डायरेक्ट नहीं उतरेंगे, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन में उतरेंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचेंगे, ठीक है। स्पर्शजया, इसको कहा दूसरे को कोटि स्पर्शजया। मैं सबका मतलब बताऊंगा क्या मतलब हुआ, ठीक है। कोटि स्पर्शजया, व्यू कोज्य, और फिर लास्ट में व्यू जया, ठीक है। तो इन्होंने 6 नाम बताए, उनके आधार पर इनके बीच में रिलेशन बनाया, ठीक है। कि बताऊंगा मैं कैसे रिलेशन बनाया, ठीक है। पहला बताया जया, कोज्य, स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया, व्यू कोज्य
और व्यू जया। ठीक है, आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको दोनों में कुछ मिलते जुलते दिखाई दे रहे होंगे नाम ये। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं जया की, तो इसका संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है? व्यू जया के साथ। ठीक है, इसका संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है? व्यू जया के साथ। ठीक है, अगर मैं कोज्या की बात करूं तो इसका संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है? व्यू कोज्या के साथ। ठीक है, व्यू कोज्या के साथ। देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत उतरें, पहले इन चीज़ों को समझ लें। ठीक है, एक बार अपना टाइम वेस्ट कर लें, या टाइम वेस्ट, पढ़ाई करना टाइम वेस्ट करना नहीं कहलाता वैसे तो, पर अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लंबा जा रहा है सर, ये है वो है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे सोल्व। ठीक है, तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लें, समझ लें चीज़ों को, तब आगे बढ़ें। ठीक है, तो एक बार ईमानदारी से पढ़ें और ईमानदारी से ही एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसका इसके साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है और इसका इसके साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों के नाम सेम सेम लग रहे हैं। और जो स्पर्शजया है, इसका कोटि स्पर्शजया के साथ रिलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने इन 6 नाम दिए और 6 नामों के आधार पर इन आपस में इन सभी में एक रिलेशन बनाया। ठीक है, एक बात। अब दूसरी चुनौती ये थी कि जो ये शब्द थे ये बहुत ही बड़े थे और बड़े ही हिंदी में बड़े अजीब लग रहे थे। ठीक है, कि इनको कैसे याद रखा जाए और कैसे बोला जाए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चलो अब इसका ट्रांसलेट करवाते हैं। ठीक है, फिर इसका ट्रांसलेट करवाएगा। तो जब ट्रांसलेट करवाए गए, अगर हम बात करें, जब इनका ट्रांसलेशन करवाया गया तो जया का आया साइन और इसका आया कोसाइन। ठीक है, और इसका आया टेंजेंट और इसका आया स्पर्श, कोटि स्पर्शजया का आया कोटेंजेंट और इसका आया सीकेंट और इसका आया कोस सीकेंट। ठीक है, जब ट्रांसलेट करवाया गया तब ये नाम आए इनके। ठीक है, अब समस्या फिर थी, क्यों? क्योंकि जो ये नाम आए थे बोलने में तो आसान थे पर लिखने में बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, तो उसके बाद एक अमेरिकन मैथमेटिशियन हुए एडमंड गंटूर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब इनका जो यूज़ है हम इनको ऐसे लिखेंगे। कैसे? साइन को क्या लिखेंगे हम? ऐसे साइन। कोसाइन को कैसे लिखेंगे हम? कोस। और टेन को कैसे लिखेंगे हम? टेंजेंट को टेन। को टेंजेंट को कैसे लिखेंगे हम? कोट। और सीकेंट को कैसे लिखेंगे हम? सीकेंट। और कोस सीकेंट को कैसे लिखेंगे हम? कोस सीकेंट। ठीक है, कोस सीकेंट को कैसे लिखेंगे हम? कोस सीकेंट। तो आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं इन्हीं 6 वर्डों को पढ़ते हैं। ठीक है, और आप ये कैसे वर्ड आए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें इन तीनों के बीच में इनके आधार पर इनमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, इनके आधार पर इनमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मान लीजिए आपके और आपके पापा के बीच में 2 रिलेशन है, ऐसे ही इसका साइन का रिलेशन किसके साथ होगा? कोस साइन के साथ। ठीक है, जैसे जया का व्यू जया, क्योंकि जया का मतलब साइन और व्यू जया का मतलब कोसिकेंट। ठीक है, तो साइन और कोसिकेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, कोस और सिकेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? टेन और कोट के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो उसको हम एक ट्रिक के साथ करते हैं और ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है? एल ए एल, लाल बटे के ए, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ठीक है, इन तीनों के बीच में इनके आधार पर जो इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक है, और के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो एल का मतलब क्या हुआ? लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और के का मतलब कर्ण और के ए का मतलब आधार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे आप? साइन थीटा। ठीक है, और जब भी साइन थीटा होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा का एक बार मैं अलग से भी लिख देता हूँ और फिर आपको एक ट्रिक भी याद रहेगी। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? अगर हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? लंब बटे कर्ण के। ठीक है, लंब बटे
कर्ण के। तो साइन थीटा क्या होगा, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। और जैसे मैंने आपको बताया साइन का विपरीत कौन होता है, कोसिकेंट। ठीक है, तो साइन का विपरीत कौन होगा, कोसिकेंट। तो यहाँ पे ये साइन लिखा है तो इसका विपरीत क्या लिख देंगे, अगर हम इसका उल्टा लिखना चाहें, रिवर्स लिखना चाहे, तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, कोस सिकेंट। ठीक है, और कोसिकेंट का क्या मान हो जाएगा, अगर आप कहें तो कोसिकेंट का क्या मान हो जाएगा, तो साइन का क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब साइन इसका रिवर्स है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। ये आपको पता होने चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने साइन का और कोसिकेंट का तो निकाल लिया, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम, कोस का, क्योंकि उसके बाद क्या था, कोस। तो इसको क्या लिखते हैं हम, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, और कोस थीटा का जो व्युत्क्रम है वो क्या है, सीकेंट। कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या है, सीकेंट। तो इसको क्या लिखते हैं हम, सीकेंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, जो कोस थीटा आएगा वो किसके बराबर आएगा, आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण के। ठीक है, और जो सीकेंट थीटा आएगा, सीकेंट थीटा क्या आएगा, कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार के। ठीक है, कर्ण बटे आधार के। तो आप देख रहे हो ना कि अगर कोसिकेंट आधार बटे कर्ण है तो सीकेंट क्या है, कर्ण बटे आधार। जैसे मैंने बताया था कि पापा का आपका और आपके पापा के बीच में दो रिलेशन है, बेटे का और बाप का, उसी तरह इनमें भी तो आपको देख रहे हो ना, दो रिलेशन बन रहे हैं, आधार कर्ण और कर्ण आधार। ठीक है, के कोस थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है, दोनों रिवर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो कोस और सीकेंट के बीच का रिलेशन भी हो गया। उसके बाद क्या था, टेन और कोट के बीच का रिलेशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, कोट थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, कोट थीटा। अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यही रिलेशन आएगा। अगर हम कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा पे क्या आएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि इसका रिवर्स होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यही 6 रिलेशन, एक ये ये यही 6 रिलेशन आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। ये कैसे आए मैंने आपको बताया। ठीक है, तभी आप क्वेश्चनों में उतर पाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये 6 रिलेशन तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और सब बस आप इसको याद रख लेना, इसी से आप निकाल लेना। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का ये याद रख लेना, तो इसी के आधार पर निकाल लेना। यहाँ तक समझ में आया हो तो यस लिखें। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो जो भी प्रॉब्लम है, जो समझ में नहीं आया, वो टाइप कर दें। ठीक है, आप वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, समझ में 100% आएगा अगर आप सीरियस होकर देखेंगे। ठीक है, अगर आप सीरियस होकर देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है। और ये कैसे आई, तो ये कैसे आया, इसके लिए मुझे ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतर जाता तब प्रॉब्लम हो सकती थी, या फिर कहीं हम अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो यस लिखें लाइव चैट में जाके, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिख दें। ठीक है, या फिर जो प्रॉब्लम है वो लिख दें। तो चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लेना तीनों 6 के 6 रिलेशन। ठीक है, 6 के 6 रिलेशन अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और यही डायरेक्ट लिख लेना, और इसी के आधार पर आप आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं, अभी इन फॉर्मूलेज को मैं आपको इनके साथ जोड़कर दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन पे हम बाद में उतरेंगे, देखिए जैसे दिखाई दे रहा है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है।
इसी के आधार पर आप सारे फॉर्मूलेज बना सकते हैं। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दो चीज़ें दी होंगी, आपको क्या दी होंगी, समकोण त्रिभुज में दो चीज़ें दी होंगी, या तो कर्ण दिया होगा, लंब दिया होगा, आधार पूछ लेगा निकालने के लिए। लंब और आधार दिए होंगे तो कर्ण पूछ लेगा। ठीक है, तो यहीं से आप कैसे भी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपको लंब निकालने का फार्मूला आ जाए, ठीक है, आपको मतलब कर्ण और आधार दे रखे हैं और लंब की ज़रूरत है आपको, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर की ज़रूरत है और ये निकालने के लिए आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और ये आधार इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहीं से फार्मूले निकल सकते हैं, निकल जाएंगे सारे, यहीं से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको आधार निकालना पूछ ले, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम कर्ण का स्क्वायर। कर्ण में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसी वजह से कर्ण में से माइनस करते हैं और माइनस क्या करेंगे हम, लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं रफली लैंग्वेज कहूँ तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण इज इक्वल टू सीधा, अगर कर्ण निकालना है तो ये अंडर, क्योंकि अंडर रूट क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एल की बात करें यानी लंब निकालना हो तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट के का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। कर्ण माइनस में आधार ही करते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कट जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार निकालना हो तो के का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर। ठीक है, के एल एक क्या है आपको पता चल गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कर्ण के केस में ही क्या है, बीच में प्लस है, बाकी के केस में क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें आगे लिंक होती जाएंगी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बात, उसके बाद इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं या कहीं हम कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे जो साइन थीटा होता है उसका किसके साथ रिलेशन निकाला था हमने अभी पीछे, साइन थीटा का किसके साथ निकाला था, कोसिकेंट के साथ। ठीक है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos कोसिकेंट थीटा। ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूँ कि कैसे आए, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना, खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये कैसे आया है। देखिए एक बार ज़रा पीछे चलिए, यहाँ देखिए एक बार, जो साइन थीटा था वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और यहाँ मैंने क्या लिखा, साइन थीटा को 1 में कोसिकेंट थीटा। ठीक है, क्योंकि जो साइन का रिलेशन किसके साथ था, कोसिकेंट का। जैसे परिवार में दो सदस्यों के आपस में रिलेशन होते हैं, वैसे ही इनमें भी क्या होता है, दो सदस्यों के आपस में रिलेशन या संबंध होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और जो कोसिकेंट होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 1, और 1 के बटे में क्या लिखिए, कोसिकेंट को क्या लिखते हैं हम, कर्ण बटे लंब। ठीक है, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये लंब क्या चला जाएगा ऊपर, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, इस वजह से हम 1/1 कोसिकेंट लिखते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आप खुद भी कर सकते हो सारे। जैसे साइन थीटा को मैंने 1 कोसिकेंट थीटा लिख लिया। ठीक है, तो मैं कोसिकेंट को क्या लिखूंगा, साथ के साथ इसका उल्टा भी लिखते चले जाएं। ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये नोट करना है आपने। ठीक है, बिना इसके नहीं कर पाओगे, इन चीज़ों के बिना नहीं कर पाओगे। ये मैंने आपको डिटेल में बताया और यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, शॉर्टकट याद रखना है। ठीक है, और ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। तो कोसिकेंट को क्या लिखेंगे हम, 1 में साइन थीटा, यही लिखेंगे। ठीक है, तीसरा कोस थीटा को क्या लिखते हैं हम, कोस का रिलेशन किसके साथ था, सीकेंट के, तो कोस को क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट को क्या लिखेंगे हम, 1/कोस। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है, एक बात। दूसरा टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1/कोट थीटा। ठीक है, और तो कोट थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1/tan थीटा। ठीक है, देखिए अब ये चीज़ें आपको पता तो चल गई हैं, ये आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले पता तो चल गए हैं, पर इनको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपने डायरेक्ट एडवांस में नहीं उतरना है। ठीक है, क्योंकि मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि पहले आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, क्योंकि नए बच्चे हैं मेरे साथ कहीं।
ठीक है, जिन्होंने पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मुझे तो जीरो से चलना है, ठीक है। और जो एडवांस वाले हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, जब क्वेश्चन में उतरेंगे तब आपको एडवांस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तब आप खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। और देख लेना कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक हमें आता है और कितना ज़रूरत है, ठीक है। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/कोट, क्योंकि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/कोट, क्योंकि टेन क्या होता है, इसके रिवर्स होता है। इसको क्या लिखा था हमने हिंदी में, स्पर्शजया, ठीक है। और इसको क्या लिखा था, कोटि स्पर्शजया, ठीक है। तो ये हिंदी में बड़े नाम अजीब होते हैं, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और फार्मूलेज भी हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, तो एक अलग से पेज ना, अभी 5-6 पेज छोड़ देना, 4 या 5 पेज छोड़ देना, किसके लिए, ये सभी फॉर्मूले के लिए, ठीक है। वहाँ सभी फॉर्मूले लिखे जाएंगे, और जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो 4-5 पेज छोड़कर करना क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि जो पीछे पेज बचेंगे तो उसमें सारे के सारे क्या लिखे जाएंगे, फॉर्मूले, या फिर कहीं हम प्रॉपर्टीज़ लिखी जाएंगी, ठीक है। तो टेन थीटा को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, उल्टा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब हमने टेन को 1/कोट भी लिखा और टेन को साइन बटे कोस भी लिखा, तो ये क्यों लिखा, ये ज़रा देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि वही सिंपल बात है, मैंने आपको बताया था अभी। टेन के बारे में पता करना है तो कोट के बारे में आप खुद निकाल लेना, ऐसे ही ऐसे। कोट टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के, ठीक है, यानी टेन थीटा किसके होता है, लंब बटे आधार के। देखिए, जो टेन थीटा होता है वो किसके बटे होता है, लंब बटे आधार के, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और जो साइन थीटा होता है, यहाँ क्या लिखा मैंने, साइन थीटा किसके होता है, लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के होता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा बटे में, ठीक है। और जो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, आधार बटे कर्ण के, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहोगे, एल बटे के, तो ये बटे में के ऊपर चला जाएगा, के बटे ए, तो के के साथ के कैंसिल, तो नीचे क्या बचा, एल बटे ए, नीचे क्या बचा, एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधार के। इस वजह से हम इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोट थीटा को कोस बटे साइन क्यों लिखा, ये अब आप निकाल सकते हो रिलेशन, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। एक बात, एक कॉन्सेप्ट और रह गया जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, जैसे परिवार में सभी सदस्यों की क्या होती है, एक एज होती है, एक मान होता है, एक वैल्यू होती है, उसी प्रकार जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, साइन कोस टेन, ये, ठीक है, इनकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। वो वैल्यू कैसे आती है, कैसे बनती है, वो देख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साइन कोस, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, उसके बाद सिकेंड थीटा, उसके बाद कोस सिकेंड थीटा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे आएगी मैं आपको सारा भी बता देता हूँ। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी फंस जाओ तो आपको ऐसे बनाकर देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये भी वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री पर कितना मान होगा इसका, उसके बाद 30 डिग्री पर, उसके बाद 45 डिग्री पर। आगे की जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें फिर 180 से 90 से भी ऊपर जाएगा, वो आगे मैं बताता रहूँगा कैसे। 60 डिग्री पर, उसके बाद मैप तो ऐसा ही बन गया उल्टा सीधा, चलो कोई बात नहीं, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए साइन की 0 पे क्या वैल्यू होगी, और 30 पे क्या होगी, 45 पे क्या होगी, 90 पे क्या होगी, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, देखिए, एक वैल्यू याद करनी है, एक वैल्यू से ही सारे वैल्यू बन जाएंगे। क्या याद करनी है, एक वैल्यू याद करनी है, एक वैल्यू से ही सारी, आपको बस साइन का पता होना चाहिए, साइन से ही ये सारे वैल्यू याद हो जाएंगे, ठीक है। पर आपने लिखना ऐसे ही है, इसी फॉर्म में, ठीक है, साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड, ठीक है। वो कैसे आती है, 0 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 0/4, और उसका क्या कर देते हैं हम, अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद हम एक एक बढ़ाते जाएंगे, 0/4 लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 और अंडर रूट, यहाँ क्या लिखेंगे, 2/4 और अंडर रूट,
यहाँ क्या लिखेंगे 3/4 और उसका अंडर रूट, यहाँ क्या लिखेंगे 4/4 और उसका क्या लिखेंगे अंडर रूट। ठीक है, ये लिखेंगे। तो आपको पता है 0/4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन की 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। ठीक है, उसके बाद 1/4 का अंडर रूट करना है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल तो क्या आता है, 1 ही आता है, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ठीक है, तो 1/2। साइन की 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू हुई, 1/2। और कैसे आया पता चल गया आपको, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2। ठीक है, उसके बाद 2/4 यानी 2 की इसके साथ कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/2, और अंडर रूट तो भी है ही ऊपर। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट तो क्या आएगा 1, और 2 का अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या आती है, √3। ठीक है, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 2, वो बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा खाली में। ठीक है, और 4 का 4 के साथ 4 कट गया तो 1 बच गया, 1 का 1। ठीक है, तो याद रखना है साइन की 0 पे कितनी वैल्यू होती है 0, 30 पे कितनी होती है 1/2, और 45 पे कितनी होती है 1/√2, और 60 पे कितनी होती है √3/2, और 90 पे कितनी होती है 1। ठीक है, और ये कैसे आए, इन मान से याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो यस टाइप कर दें। समझ में आ गया तो यस लिख दें, अगर नहीं समझ में आया, जो भी ना समझ में आया हो वो समस्या टाइप कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ एक मान याद रखना है, उसके बाद सारे मान अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, जो कोस की वैल्यू होगी वो बस आपको जो साइन की लिखी है उसको उल्टा कर कर लिख दीजिए। ठीक है, कोस 0 क्या आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दीजिए √3/2, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 1/√2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 1/2, यहाँ पर क्या 0। ठीक है, यानी जो साइन की वैल्यू थी उसको उल्टा करके लिख देना है कोस की वैल्यू को, वो कोस के मान आ जाएंगे। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना कि जो 45 है, साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं 45 पे। ठीक है, और साइन 0 पर 0 होता है, बट साइन 0 पर कोस 0 पर क्या हो जाता है 1। ठीक है, इन चीज़ों को आगे अप्लाई करना सीखेंगे हम। ठीक है, तो याद रखना 45 में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, 45 में साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं 1/√2। ठीक है, अब मेरे को बताइए, मैंने आपको अभी tan थीटा बताया था, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन बटे कोस के। साइन बटे कोस के, तो हमें दो वैल्यू मिल गई हैं, तो हम tan थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो साइन कितना है 0 और कोस कितना है 1, तो 0/1, क्योंकि जो यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन के बटे कोस के। ठीक है, तो साइन का मान कितना है 0, और tan की वैल्यू कितनी, कोस की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1, 0/1, 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 ही आएगा। उसके बाद 30 पे देखना चाहें तो साइन बटे कोस यानी 1/2, उसके बटे में क्या आएगा √3/2। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/√3। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए साइन का मान कितना है 1/2, कोस का मान कितना है √3/2। ठीक है, तो ये आपको पता है ना, ये ऊपर चला जाता है जब सोल्व करते हैं, 1/2 गुणा में 2/√3। ठीक है, √3 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/√3 बच गया। ठीक है, तो 1/√3 बच गया। ठीक है, उसके बाद 45 पे क्या होता है, साइन बटे कोस ही है मान, तो साइन ये है कोस ये है, तो इसको इसके बटे में रख दीजिए, इसके बटे में ये रख दीजिए, साइन के बटे में कोस रख दीजिए, तो √2 के साथ √2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे 2 के साथ नीचे वाले के साथ नीचे वाला कैंसिल, तो क्या बच गया √3/1, तो 1 को तो हम लिखते नहीं बटे में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/0 यानी 1 को 0 से भाग देनी है, अगर 0 को 1 से भाग देना है तो 0, अगर 1 को 0 से भाग देनी है यानी 1/0 लिखना है तो क्या आता है नॉट डिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/0, और जो 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0/1। ठीक है, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, थोड़ा ये डिफरेंस याद रखें। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो tan होता है वो किसका उल्टा होता है, कोट का, तो tan की वैल्यू उल्टी करके लिख दीजिए, इन्फिनिटिव, फिर क्या आएगा √3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा यहाँ पर 1/√3,
और यहाँ पर क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं tan और cot कहाँ बराबर होते हैं 45 पर, जैसे साइन और कोस दोनों बराबर कहाँ होते हैं 45 पर। इन चीज़ों को हम आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये मान तो जरूर याद होना चाहिए टिप्स पे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये मान आपकी आंखों के सामने होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं सीकेंट, ठीक है। और सीकेंट तो मैंने आपको बताया था, सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का। सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का, ठीक है। या फिर यहाँ से हम सीकेंट को निकाल सकते हैं 1/cos थीटा कर कर, ठीक है। तो 1 तो है फॉर्मूले का, और कोस थीटा क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर सीकेंट 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। अगर हम इसकी निकालने चाहें, 30 की निकालना चाहें, तो 1 में क्या लिखेंगे हम, रूट दिखाई दे रहा है √3/2, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा 2/√3, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2/√3। या आप ऐसा कहें कि जब आपको पता है जो सीकेंट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है कोस का, तो जो कोस की वैल्यू है उसको उल्टी करके लिख दीजिए, उसको रिवर्स करके लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिवर्स करके लिखोगे 1/√2 को, तो क्या आएगा ओनली √2, इसको लिखोगे रिवर्स कर कर 2, और इसको जो रिवर्स करके लिखोगे आप 1/0, यानी 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटिव। और जो कोसिकेंट होता है वो किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन को उल्टा करके लिख दीजिए 0/0, तो 0 का उल्टा तो 0, 1/2 का उल्टा रिवर्स करके लिखोगे तो क्या आएगा 2, इसका उल्टा करोगे तो √2 आएगा, ठीक है √2, और इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2/√3, ठीक है। और इसको उल्टा करोगे क्या आएगा 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो सीकेंट और कोसिकेंट है वो 45 पर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़े आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आज का वीडियो था वो था मेन प्रॉपर्टीज़ पे के आधार पर, फॉर्मूलाज के आधार पर, बेसिक था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के आधार पर हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन में उतरेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जब क्वेश्चन में उतरेंगे तब हम आज हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इनके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, और जो कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी साथ में लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और वो मैंने आपको बताया था अभी LALKA, ठीक है। साइन कोस टेन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, और इसका उल्टा सीकेंट, और इसका उल्टा कोट, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, और ये चीज़ें ये वाली और ये, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है सच में तो ये ऐसा लिखें, अगर आपको लगा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आप भी खुद भी मेहनत करें, ठीक है। मेरे के लिए मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, और अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना कि एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा, जब भी होगा देखी जाएगी, अभी से आपने तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, और कमेंट कर कर बताया करें कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और साइंस के लिए आप बता देना कौन सी टाइमिंग सही रहेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।